बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम गैमा डिके के बारे में और एनर्जी इन गैमा डिके के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि गैमा डिके क्या होता है, गैमा डिके की मुख्तलिफ फार्मेशंस कैसे होती हैं, गैमा डिके में एनर्जी किस तरह मिट होती है। तो सबसे पहले हम गैमा डिके के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द गैमा डिके। तो गैमा डिके बेसिकली तब पॉसिबल होता है, तब सरजद होता है कि जब न्यूक्लियॉन्स जिसमें हम बात करते हैं कि जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मीन कि उसके न्यूक्लियॉन्स हायर स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आते हैं तो उस दौरान एनर्जी मिट करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स में होता है कि एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एनर्जी इमिट करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और सम अदर सम एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएंगे तो उस दौरान जो एनर्जी इमिट होगी उसको हम नाम देंगे गैमा डिके का, गैमा एनर्जी का नाम देंगे, गैमा फोटॉन का नाम दे देते हैं। अब देखें कि यहाँ पर हम पहले 2-3 प्रोसेस की बात कर लेते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने अल्फ़ा डिके के बारे में पढ़ा, अल्फ़ा पार्टिकल, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल एस्केप कर जाते हैं ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू डॉटर न्यूक्लियस, के जब पेरेंट न्यूक्लियस टूटता है, डिके प्रोसेस होता है, तो वहाँ से एमिट होते हैं गैमा डिके, गैमा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। इसी तरह अ न्यू प्रोटॉन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रॉन ट्रांसम्यूटेशन और न्यूट्रियॉन्स इज़ फार्म्ड आल्सो फ्राम द प्रोटॉन ट्रांजिशन इन बीटा डिके। ये हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि बीटा डिके के दौरान में प्रोटॉन कब बन रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल्स कब बन रहे होते हैं, पॉजिटिव बीटा डिके कब हो रहा होता है, नेगेटिव बीटा डिके कब हो रहा होता है। तो ये सारी उन चीज़ों की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यही ट्रांजिशन विच अकर इन अल्फ़ा और बीटा डिके जर्नली एक्साइट द न्यूक्लियस, ये हमारे काम की चीज़ है कि इन दोनों प्रोसेस के दरमियान में बेसिकली एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस चला जाता है, और उस दौरान जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और गैमा रेडिएशन आर जनरली प्रोड्यूस व्हेन एनर्जी स्टेट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर डिकेज। वही बात जो मैंने प्रीवियसली आपको बताई है कि न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आते हैं तो उस दौरान गैमा रेडिएशंस होती है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आएंगी। कैसे चेंजेस आएंगी? जब न्यूक्लियस चेंज होगा फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट थ्रू द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशंस और गैमा डिके। गैमा डिके की वजह से जब न्यूक्लियस में चेंजेस आएंगी, न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आनी है, लेकिन उसमें न्यूक्लियॉन्स की तादाद में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एटॉमिक नंबर विल आल्सो बी सेम, एटॉमिक mass will also be same, but only gamma radiations will be emitted due to the transition of nucleons from one energy state to another energy state। इसी तरह हम ये बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डज नॉट चेंज इन गैमा डिके। द emitted photon and recoiling the nucleus each have a well defined energy after the gamma decay। लेकिन यहाँ पर एनर्जी की बात हम करते हैं कि यहाँ पर एनर्जी अलॉट्स अमाउंट में होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मिट होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होगी। अब इसको करैक्टरिस्टिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम बात करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा डिके में क्या होता है कि द डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म इज़ एन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस डज नॉट हैव एनफ एनर्जी टू एमिट अ न्यूक्लियन, सो इट यूजुअली डिके इनटू गैमा एनर्जी डिके। जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होगा, एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होने की वजह से वो कोई पार्टिकल एमिट करने की सलाहियत उसके पास नहीं होगी। इन अल्फा और बीटा डिके द डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म इन एन एक्साइटेड स्टेट, द एक्साइटेड न्यूक्लियस डज नॉट हैव एनफ एनर्जी टू एमिट द न्यूक्लियंस सो दैट इट यूजुअली डिके इनटू गैमा रेडिएशंस। ये गैमा डिके में चला जाएगा।
ये बात याद रखें कि जब भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो किसी भी किस्म के पार्टिकल एमिट नहीं करेगा, वो सिंपली गैमा डिके में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जब एक्साइटेड न्यूक्लियस है जिसको हमने एक्स का नाम दिया, अब ये एक्स कन्वर्ट होगा सिंपल अपनी अनस्टेबल स्टेट की बात कर लेते हैं कि जैसे कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल स्टेट में होता है तो वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करता है और वो गैमा रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करेगा, तो यहाँ पर ये अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। एक्स इज़ एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस विद बोथ न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर आर मैजिक नंबर। अब इस मोस्टली मैजिक नंबर रखने वाले पार्टिकल्स गैमा रेडिएशन में हिस्सा लेते हैं। अब मैजिक नंबर 2 वाले हैं, 20 वाला है, 8 वाला, 28, 50 और 126 वाले मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो अब हम एनर्जी की बात करते हैं। ये तो थी इसकी बेसिक जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी हैं कि जब हमने ब्रीफली इसका देखा था, इंट्रोडक्शन देखा है, बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके देखा है कि कैसे ये गैमा रेडिएशंस अमिट हो रही होती हैं डिफरेंट न्यूक्लियसेस व्हेन दे विल अंडरगोज टू द एक्साइटेड स्टेट। अब हम इस एनर्जी की बात करते हैं। अब मोस्टली एनर्जी जो हमने जिक्र करना वो हमने इसको मोमेंटम के थ्रू देखना है। तो मोमेंटम के थ्रू जब हम एनर्जी को देखेंगे तो वो अब डिस्कशन करते हैं उसकी कि किस तरह मोमेंटम के थ्रू एनर्जी होगी। अब यहाँ पे कुछ हमने मैथमेटिकल वर्क भी करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये बात करनी है कि डिके प्रोसेस है किसी भी न्यूक्लियस का जिसका मैस m है। अब मैस रेस्ट की हालत में है, मीन कि उसका इनिशियल मोमेंटम किसी भी किस्म का कोई इनिशियल मोमेंटम नहीं होगा। इसके अलावा इट डिके फ्राम एक्साइटेड स्टेट टू ई आई इनिशियल एनर्जी है। ये एक्साइटेड स्टेट की, जब एक्साइटेड स्टेट में है उसकी एनर्जी E1 है, EI है, टू फाइनल स्टेट EF। इसकी एनर्जी वेरी कर रही, चेंज हो रही इनिशियल टू फाइनल। अब डॉटर न्यूक्लियस विल नॉट बी एट रेस्ट बट मस्ट हैव अ रिकॉइल मोमेंटम। वो रेस्ट की हालत में तो ऑलमोस्ट नहीं होगा लेकिन उसका रिकॉइलिंग मोमेंटम ज़रूर होगा एंड क्रॉसपॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी, याद रखें ये डॉटर की बात हो रही है, डॉटर न्यूक्लियस की। तो कंजर्व लीनियर मोमेंटम द नॉन रिलेटिव विस्टिक रिक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इस। ये हमें एक फार्मूला मिल गया जो कि हमारे पास नॉन रिक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी है और इस दौरान इसको हमने TR से प्रेजेंट किया विच इज़ इक्वल टू P स्केयर। P स्केयर इज़ अ मोमेंटम ऑफ रिक्वायरिंग एनर्जी, रिक्वायरिंग मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एंड 2m, m इज़ द mass of the nucleus when it is in initial state or at rest। अब ये तो हो गया हमारे पास एनर्जी का फार्मूला। अब हम एनर्जी लॉ की बात करते हैं। तो एनर्जी लॉ में हमने बात की है कि इनिशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी। इसके अलावा गैमा रेडिएशन जो कि इमिट होंगी उसके इक्वल होगी। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस के इक्वल होगी। याद रखें TR इज़ द रिक्वायरिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। अब हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू PR। याद रखें PR is the recoiling momentum of the daughter nucleus and P gamma is the momentum of gamma radiation। And also we have already discussed when the initial nucleus is at rest then its velocity will be 0, then its momentum will also be 0, then initial momentum will be equal to 0 and this factor will become equal to 0, PR plus P gamma is equal to 0 आ जाएगा। अब न्यूक्लियस रिकॉल्स विद आ मोमेंटम इक्वल, मोमेंटम विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द गैमा रेडिएशंस। जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस हैं उसका मोमेंटम इक्वल तो होगा गैमा रेडिएशंस के, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको हमने ऑपोजिट कह दिया यानी कि नेगेटिव प्रेजेंट कर दिया। इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए तो ये हमारे पास PR इज़ इक्वल टू गैमा रेडिएशंस के इक्वल आ गया। अब देखें कि ये आपस में दोनों इक्वल हो गए। अब हमने इक्वेशन 1 का सहारा लेना, इक्वेशन 2 का सहारा लेना। जब ये दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं इस इक्वेशन को, और इसमें हमने जस्ट वैल्यू ही चेंज की है। ये देखें ये वाली वैल्यू उसी तरह आ गई, EF उसी तरह आ गया,
गैमा को हमने इसकी इनिशियल वैल्यू में लिखा। हमें ये पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है। एनर्जी बेसिकली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन एम सी स्क्वायर, सी इज़ द वेलोसिटी, सी इज़ द वेलोसिटी, बट हेयर वी विल कन्वर्ट वेलोसिटी इनटू टू फॉर्म सी एंड सी डॉट। also we know that the momentum will be equal to mv, but here we will put the value of v as a c is the speed of light or radiations, and then mc will be equal to momentum and c will be in product of pc, which is equal to energy. Then the energy of the gamma radiations will be equal to pc, and we will write gamma in base of the momentum, which term will become e is equal to p gamma c। तो P गैमा C हमने यहाँ पे लिख दिया। ई एफ़ को हम उठा के दूसरी तरफ ले गए, ई आई माइनस ई एफ़ विच इज़ इक्वल टू P गैमा C, एंड दिस टर्म विल कम एज इट वाज। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको एनर्जी डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल टू पी गैमा सी प्लस पी स्क्वायर आर ओवर 2m के इक्वल आ जाएगा। अब इसको दोबारा फिर हम ई आर में लिख देते हैं, ई गैमा में लिख देते हैं, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसको हमने फिर एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है कि हमने पीछे ये बात की है कि पी आर इज़ इक्वल टू पी गैमा व्हेन वी पुट द इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0, देन दिस टर्म विल केम and now put this term at the value of PR, then the PR will be equal to P gamma and this condition will become P square gamma। अब इसको हमने एनर्जी के इक्वल रख दिया। जब हमने इसको एनर्जी की को रख दिया तो यहाँ पे 2mc स्क्वायर को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एलसीएम लेने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरह की बन जाएगी। 2mc स्क्वायर डेल ई, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुई, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुई, और ये वाली वैल्यू सेपरेट रहेगी। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इस स्टेट को हम उठाकर इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि जिसमें एक्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो दैट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स square bx plus c which is equal to 0। now the value of x square is e gamma का square, and now the value of simple x is e gamma and the value of c is 2mc square del e is equal to 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू देखते हैं। इसमें हमने b की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू 2mc स्क्वेयर एंड प्लस माइनस हम फार्मूला लिख ही लेते हैं, बी स्क्वेयर प्लस माइनस इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी। अब e के साथ a की वैल्यू वो 1 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। b की वैल्यू ये आ गई, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया, ये वाली टर्म का स्क्वायर आ गया। इसके अलावा 8mc स्क्वायर, इसको हमने पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू ये लिखी, तो ये 8mc स्क्वायर डेल ई के इक्वल आ गए। अब इसी को हम आगे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हमने एम सी की 4 में से ये एम सी स्क्वेयर का को सेपरेट कर लिया, इसके ऊपर से जज़र ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू आनी है एम स्क्वेयर और सी की पावर 4 थी, ये हमने कॉमन लिया, तो जैसे ही हमने इसका स्क्वेयर लिया तो ये एम स्क्वेयर सी की पावर 4 के इक्वल आ गया, तो ये सेपरेट होकर बाहर आ गया। अब यहाँ से हम आगे प्रोसेस करते हैं, ये वाली वैल्यू अब सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि एनर्जी डिफरेंस E इज़ टिपिकल टू ऑर्डर टू इन मेगा इलेक्ट्रॉन। वही बात है कि हमने ये बात की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, लेकिन ये वाली एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। और अब हम इसका मैथमेटिकल वर्क देखते हैं कि हमने क्या किया कि जज़र वाले को हमने 1/2 के साथ कन्वर्ट कर दिया, और ये वाली आ गई वैल्यू एम सी स्क्वायर, जो कि हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखें हमने इसको यहाँ से कॉमन उठा लिया, इसको यहाँ से कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद आगे टर्म जो आएगी वो देख लेते हैं, सॉरी, तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ से हमने एम सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले हमने क्या किया कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गैमा रे इज़ मीनिंगलेस, तो ये वैल्यू गैमा डिके की हमने वो ख़त्म कर दी हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका मैथमेटिकल वर्क यहाँ से देखते हैं। तो मैथमेटिकल वर्क कुछ इस तरह के, जब हमने इसको एक्सपेंड किया है ये 1 एज इट इज़ ही रहना है, ये 1 एज इट इज़ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर 1/2, ये 1/2 स्टार्ट में आ जाना है, ये 2 डेल ई और एम सी स्क्वेयर इसी तरह आ जाना। इसके बाद
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पावर को शुरू में लिया, पावर के ए में से एक माइनस कर दिया, 2 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दिया, देन 2 डेल ई ओवर एम सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हमने ले लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जिनको क्लोज करके लिखा गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने बात की है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 और 2 एज इट इज़ आ गया ये। इसके अलावा 1/2 में से जब एक माइनस किया तो ये -1/2 के इक्वल आ गया। अब जब हमने इसके ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाना है। यहाँ पर 1/2 नहीं आता बल्कि यहाँ पे स्क्वायर आता है। जब इसका स्क्वायर लिया तो ये कन्वर्ट होगी 2 4 में कन्वर्ट हो गया, डेल ई का स्क्वायर आ गया ओवर एम सी स्क्वायर के, ये इक्वल आ जाएगी टर्म। अब देखें यहाँ पर क्या होना है कि यहाँ पर इसने कन्वर्ट हो जाना है -1/4 इंटू 4 डेल ई का स्क्वायर। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे ओवर 2m स्क्वायर सी रेज पावर 4। अब यहाँ पे देखें ये टर्म एज इट इज़ ही आ जाएगी, डेल ई का स्क्वायर ओवर 2m स्क्वायर सी रेज पावर 4 -1/2, ये यहाँ से 1/2 को हमने सेपरेट कर लिया, डेल ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब यहीं पे वही टर्म दोबारा हम लिख देते हैं। ये वाली दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। जब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होंगी तो यहाँ से एम स्क्वायर सी का स्क्वायर, यहाँ से हमने क्या करना है कि ये एम सी स्क्वायर सिंपल, ये तो दोनों एक है, 1 और 1 -1 आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से एम सी स्क्वायर हमने कॉमन उठा लिया और ये हम इसको आउटसाइड में ले जाएंगे। जब आउटसाइड में जाएंगे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट भी हो जाएंगे और साथ ही फिर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी। अब ये वाली वैल्यू तो कुछ ना कुछ रखती है, इसकी वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी और इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो फिर हमने कहा कि ई गैमा इज़ इक्वल टू डेल ई। अब ये वही चेंज है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने ज़िक्र किया था कि हमारे पास अगर ये चंद एक एनर्जी स्टेट्स हैं E1, E2, E3 किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए या फिर न्यूक्लियॉन्स के लिए, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अगर ये स्टेट E1 है, इसी तरह ये E2 है और ये E3 है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, पहले हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रीवियस आर्टिकल में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट में है, किसी भी एनर्जी स्टेट में हैं, मिसाल के तौर पर न्यूक्लियॉन्स इस स्टेट के ऊपर हैं, E3 स्टेट के ऊपर। जब वो E3 स्टेट से E1 स्टेट की तरफ इस स्टेट के ऊपर आएंगे तो ज़ाहिर है इन्होंने एनर्जी फोटॉन्स की मानद फोटॉन्स की फॉर्म में अमिट करनी ही करनी। जब ये एनर्जी अमिट होगी तो उस कितनी एनर्जी अमिट होगी, वो दोनों इन एनर्जी लेवल के इक्वल होगी। अब इस एनर्जी लेवल के इक्वल जो एनर्जी होगी वो हमारे पास आ जाएगी इस चेंज में और यही गैमा एनर्जी के इक्वल होगी। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें से गैमा डिके का प्रोसेस होता है, गैमा रेडिएशन से निकलती है। तो उनमें कौन कौन सा प्रोसेस है? एक तो नेचुरल सोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर, काफ़ी सारे ऐसे सोर्स हैं जिनमें रेडियो आइसोटोप्स भी हैं जो कि इनमें पोटाशियम 40 है। इसके अलावा सेकेंडरी रेडिएशंस हैं जो कि बहुत सारे एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शंस में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशंस हैं जिनमें से ये गैमा रेडिएशंस का प्रोसेस होता है। इसके अलावा बहुत सारे रेयर नेचुरल सोर्सेज हैं जिनमें से गैमा रेडिएशंस हो रही हैं। इसके अलावा गैमा सोर्सेज, गैमा रेज और नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस हैं कायनात के अंदर जिनमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पर ये गैमा रेडिएशन में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स सेकेंडरी गैमा रेज में भी मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीमेस्टर हेलिंग प्रोसेस है, इस तरह टाइप का कोई प्रोसेस है। इन्वर्स कॉम्पटन इफेक्ट है, स्कैटरिंग है। इसके अलावा सिंक्रो रेडिएशंस है, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशंस हैं, तो इनमें भी ये। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल गैमा रेडिएशंस भी हैं, तो अर्थ एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में भी काफ़ी सारी गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो यहाँ पर एक नोटेबल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ गैमा रेडिएशन इंक्लूडिंग फिशन का प्रोसेस है जिनमें गैमा रेडिएशंस भी एमिट हो रही होती हैं। तो ये अकर होता है बेसिकली इन न्यूक्लियर रिएक्टर और हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट सच एज द न्यूट्रल पाइऑन डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इन मुख्तलिफ प्रोसेस में जो कि अभी अर्थ के ऊपर भी करवाए जाते हैं, फिशन का प्रोसेस, उस दौरान भी गैमा रेडिएशंस फिशन के दौरान में भी एमिट हो रही हैं। तो ये थे डिफरेंट सोर्सेज। अब ये वाला हमारे पास
इससे रिलेटेड अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस ये सारी हमने पढ़ ली हैं। आगे हम नेक्स्ट आइसोमरिज्म और इसके अलावा हम एक्सेलरेटर के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू कैन पुट इन द योर क्वेश्चन इन द ग्रुप्स आर इन कमेंट्स बॉक्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।